गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारे द्वारा इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर्स करे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक के मध्य में जो क्वेश्चन पढ़े थे, पेज नंबर 66 पर दिया गया क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम और महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में वे एक दूसरे से भिन्न थी। इसके अंतर्गत आप आंसर लिखेंगे। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों पर जब आक्रमण किया था तो वहाँ से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवाया था। आपने ये अच्छे से अध्ययन किया था। इसी तरह से महमूद गजनवी ने भी भारत से धन प्राप्त किया था और उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया था। दोनों के कई रूपों में भिन्नता थी। महमूद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया था। महमूद गजनवी भारत के धन को लूटकर गजनी ले गया था, मतलब देश की सीमाओं के बाहर ले गया था, जबकि राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों से धन प्राप्त किया था उसे अपने राज्य में ही रहने दिया था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं देश की सीमाओं के अंदर ही देश का धन स्थित था। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर पेज नंबर 72 पर आपके एक क्वेश्चन दे रखा है, वास्तुकला की गॉथिक शैली के बारे में व्याख्या कीजिए। गॉथिक शैली आपके द्वारा जो पढ़ी गई थी बेटा, ये आपके चर्च के संदर्भ में चैप्टर के लास्ट में अध्ययन में आई थी, जो आपने फ्रांस के अंतर्गत अध्ययन किया था। यहाँ अपने आंसर के अंतर्गत आप लिखोगे, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्च के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। वास्तुकला की ये शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांचों का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल के लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े थे। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं-13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। अभ्यास प्रश्न जो पाठ के चैप्टर के पीछे, लेसन के पीछे दिए हुए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, फिर से याद करें। पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत था, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरों, दरवाजों और खिड़कियों में बनाया जाने लगा था। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई थी। चापाकार सिद्धांत दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर भी डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। मंदिर का शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपरी भाग, जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है और मंदिर का शिखर कहलाता है, उसे हम मंदिर का शिखर कहते हैं। शिखर कहाँ पाया जाता है? मंदिर में। मंदिर के शीर्ष को कहते हैं, और जिस शीर्ष के नीचे गर्भगृह स्थित होता है, गर्भगृह से मतलब मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसे हम शिखर कहते हैं। पित्राधुरा क्या है? उत्कीर्ण, संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने पित्राधुरा कहलाते थे। मुगल शासक के जहाँ सिंहासन रखे जाते थे, उसके पीछे, सिंहासनों के पीछे की बनी हुई दीवार या उसका जो वर्क होता था, वो पित्राधुरा से निर्मित किया जाता था। एक मुगल चारबाग की खास विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता, 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। दूसरी, यह बाग दीवार से घिरे होते थे। तीसरी, बाग कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। हाँ बेटे, आगे वाला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, किसी मंदिर में एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने ही करवाया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में ही दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी क्वेश्चन के आंसर में। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता भी होते थे।
यह मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का लघु रूप होता था, जिस तरह से वे राजकीय मंदिर में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6 नंबर का दे रखा है। दिल्ली में शाहजहाँ के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। यह धारणा कैसे बनी थी? शाहजहाँ अपनी पत्नी मुमताज़ की 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शाहजहाँ का मन आगरा से हट गया था, इसलिए उसने 1639 में यमुना नदी के समीप लाल किले का निर्माण भी कराया था। लाल किले के अंदर बनाया गया दीवाने खास संगमरमर का बना हुआ अद्भुत इमारत है। इसमें कई तरह की नक्काशियाँ बनाई गई थी। इसकी सुंदरता को देखते ही दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का। मुगल दरबार में इस बात को कैसे संकेत मिलते हैं कि बादशाह ने 7वां क्वेश्चन आपके दे रखा है। मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन और शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा? मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलता था। धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह समान न्याय मिलेगा। पहले नंबर की बात थी, बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुर्रा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। दूसरा पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है, वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तीसरा पॉइंट, शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और नीचे से मतलब निम्न जो जाति निम्न लोग हैं, निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का। शाहजहाँबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? शाहजहाँ ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहाँबाद की नींव रखी थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। पहले नंबर का पॉइंट, यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध था। दूसरे नंबर का पॉइंट, यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्राय समतल थे। तीसरे नंबर का पॉइंट, दिल्ली में शाहजहाँबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। यहाँ पर बेटे आगे 9वां क्वेश्चन आपके दे रखा है। आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इससे भिन्न थे? अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण इस प्रकार से भिन्न थे आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से। पहले नंबर के पॉइंट के अंतर्गत हम ले सकते हैं, अतीत के राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। दूसरे नंबर के पॉइंट में किले के सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे या खाइयाँ खोदी जाती थी। तीसरे नंबर पे उनके आवास ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे और चौथे नंबर पे सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। बेटा यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। 10वां, 11वां, 12वां क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, इसलिए आप देखिएगा आपसे होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा।